हमारे साथ जुड़े हैं हेमंत पाटिल जी, जो काफी सारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं ही, लेकिन काफी सारा काम यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी करते ही हैं। हेमंत जी, आप जैसे हमें बता रहे थे कि चीनी मिल है, आप हल्दी में बहुत सारा यहाँ पर काम कर चुके हैं, लेकिन फोकस ऑफ कोर्स थोड़ा सा हल्दी की तरफ डालते हैं। बताइए कि महाराष्ट्र में एज ऑफ नाउ किस तरह का काम हो रहा है, जिस तरह की भावों में हमने उठापटक आते हुए देखी है, और जैसे कुछ किसान थोड़ा रोष जता रहे थे कि भाव नीचे में होते हैं जब वो बेचने आते हैं, ऊपर होते हैं जब वो बोने आते हैं, तो क्लियरली काफी सारी कंसर्न्स यहाँ पर रही हैं। पहले तो किसान के उससे ही शुरू करते हैं, क्या कुछ देखा है आपने हल्दी के लिहाज से? ये जो क्रॉप है, अभी तक इस देश में हरित क्रांति हुई, धवल क्रांति हुई, दूध के लिए काम हुआ, गन्ने के लिए काम हुआ, लेकिन ये क्रॉप के लिए अभी तक काम नहीं हुआ। इसलिए हमने ये क्रॉप के लिए काम करना चालू किया। मेरा जो क्षेत्र है, मैं हिंगोली लोकसभा से आता हूँ, और मेरा क्षेत्र, मेरे आजू बाजू के जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो यहाँ पे सबसे बड़े हल्दी उगाने वाले किसान हैं। हिंदुस्तान में लगभग 50 लाख टन हल्दी होती है, उसमें से 25 लाख टन हल्दी जो है हमारे 6-7 डिस्ट्रिक्ट से आती है, लगभग 50%। तो काफ़ी सालों से इसके जो रेट्स है 5 से 6 हज़ार रुपये तक पिछले 10 साल में रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब को। ये हल्दी के लिए स्पेशल काम उन्होंने किया है। आज हिंगोली में माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम से बड़ा रिसर्च सेंटर और बोर्ड, टर्मरिक बोर्ड जो है स्थापित किया गया है। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए और 65 एकड़ जगह दी है, जहां 3 स्टेज में काम हो रहा है। जो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब ने कहा है कि इनकम डबलिंग, तो इनकम डबलिंग कैसा होगा? एक तो आपको उत्पाद बढ़ाना पड़ेगा या दाम दुगने देने पड़ेंगे। पहले हमने सबसे पहले ध्यान जो दिया है कि उनके जो बीज होते हैं, राइजोम्स होते हैं, तो ये पारंपरिक तरीके से हम लगाते थे उसके बीज। तो हमने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ टाई अप किया है। इस देश में मेघालय में लैकडोंग नाम की जाति की हल्दी होती है, केरला में केरला अलेपी फिंगर टर्मरिक ये हल्दी होती है। तो इंटरनेशनल बाजार में हल्दी बिकती है करक्यूमिन कंटेंट पे। तो लैकडोंग का जो करक्यूमिन कंटेंट है वो 10 से 11 है। अलेपी फिंगर टर्मरिक का 8 से 9 तक करक्यूमिन कंटेंट है। हम यहाँ बेच रहे हैं क्विंटल 5,000 में, और इंटरनेशनल बाजार में 2,000 रुपये किलो से लैकडोंग बिक रही है। इसके लिए हमने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ टाई अप करके वहाँ की प्रजाति मुंबई में लाके उसका प्रोटोकॉल डेवलप किया है, जो प्रजाति टिश्यू कल्चर में करक्यूमिन कंटेंट ज़्यादा दे। अभी हम पर एकड़ 15 से 20 क्विंटल हल्दी हम ईल्ड आता है, तो ईल्ड हम 40 क्विंटल तक लेके जा रहे हैं। अगले साल उस टाइप के टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हम किसानों को देने जा रहे हैं। ये पहली बात हो गई। उसके बाद जब पोस्ट हार्वेस्टिंग है तो काफ़ी कठिनाई होती है, उसको उबालना पड़ता है। तो उबालने के लिए बड़े बड़े कुकर्स लगते हैं, क्यों तो टनों में हल्दी होती है। तो कोई कुकर्स या ऐसे कोई स्पेसिफाइड नहीं है, प्रमाणित नहीं है, तो कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं। कई जगह प्राण हानि भी हमारे यहाँ हुई है, तो उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग हम अलग काम करने जा रहे हैं, क्यों तो सन ड्राइंग करना पड़ता है, तो 15-15, 20-20 दिन ये हल्दी जो है किसानों को बाहर रखना पड़ता है। कभी बेमौसम बारिश आ जाती है तो हल्दी काली हो जाती है, जो 15,000 रुपये क्विंटल बिकी जा रही है वो 1,000 रुपये क्विंटल से भी बेची नहीं जाती है। तो अभी प्रोसेसिंग में हमने ये किया है कि रॉ राइजोम्स, जिस तरह चीनी मिलों में हम डायरेक्ट शुगर केन लेके जाते हैं, वैसे डायरेक्ट आप रॉ राइजोम्स लेके आएंगे, उसे हम क्लीन करेंगे, चॉप्स करेंगे और इलेक्ट्रिक ड्रायर में ड्राई करेंगे, और 5-6 घंटे में आपको पाउडर बाहर आ जाएगी। तो इससे मेरे क्षेत्र में करीब करीब 2 लाख एकड़ हल्दी है। तो मेरे अकेले डिस्ट्रिक्ट में 300 करोड़ रुपए किसानों का बच रहा है। इससे लकड़ी जलेगी नहीं, पोल्यूशन कम होगा, और किसानों की मेहनत बचेगी, टाइम बचेगा, और 300 करोड़ रुपए बचेगा। तो ये काम हम करने जा रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो जैसे आपने कहा कि हम सबसे बड़े उत्पादक, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर भी हैं। 80-85% जो एक्सपोर्ट होता है वो हमारे यहाँ से जहाँ पे जाता है।
जिस तरह के हल्दी के प्राइसेस में हमने मूव्स आते हुए देखे हैं, जैसे काफी सारे किसान कहते हैं कि उन्हें भाव नहीं मिलते, भाव मिलता है बीच में जो ट्रेडर है या स्टॉकिस्ट है उसको मिलता है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या है कि किसान की कैपेसिटी नहीं होती है, कोई चीज रखना है उसे पैसों की जरूरत होती है, छोटी कैपेसिटी होती है, और जो ट्रेडर्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं, दलाल एजेंट्स जो होते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है, वो गोडाउंस में रख देते हैं, फिर कुछ लोग इसका ट्रेडिंग करते हैं, सट्टेबाज भी लोग ले लेते हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट की योजना है स्मार्ट, तो उसमें जो ऑप्शन उसमें एक प्रकार आया है, तो ऑप्शन में अक्टूबर नवंबर में भाव खुलते हैं कि 15,000 रुपये भाव हम देंगे, अप्रैल मई में जब इसका उत्पाद आता है 15,000 देंगे, तो किसानों को जो एमएसपी की बात करते हैं तो कम से कम 15,000 रुपये उसमें मिलेगा। 15 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो किसान ले लेगा, 15 से 12 हो जाता है तो हम स्मार्ट में अगर वो डाल देते हैं तो ऊपर के 3,000 रुपये जो है, जो भी एफपीओ या फिर एनसीडीएक्स करेगा वो दे देंगे, तो एक रास्ता खुलेगा। सेबी ने मुझे लगता है कि पिछले वर्ष एक प्रयोग ये किया है और ये किसानों के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। आगे जाकर जिस तरह की चाहे मौसम को लेकर हो या एक्सपोर्ट को लेकर हो, वैल्यू एडिशन यहाँ पर हल्दी में काफी ज्यादा है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे एरोमा ऑयल से लेके वैल्यू एडिशन, बेवरेजेस, नेचुरल कलरिंग, वेलनेस है, टर्मरिक लाते तक है, तो काफी हद तक आयुर्वेद से निकल के हमने एक मॉडर्न लिविंग में इसे आता हुआ देखा है। तो ये जो वैल्यू एडिशन वाली चेन है, इसमें क्या सहयोग है? ये देखिए, इस देश में जब अंग्रेज आए तो वो पेपर के लिए आए थे, और पेपर को राजा कहा जाता है, हमारे मराठी में उसे मीरा कहते हैं, इंग्लिश में पेपर कहते हैं, तो उसे स्पाइसेस का राजा कहा जाता है, और जो इलायची होती है उसे रानी कहा जाता है। लेकिन ये स्पाइस ऐसा है कि 52 स्पाइसेस नोटिफाइड है इंडिया में, उसमें से एक स्पाइस है जिसका अभी तक बोर्ड नहीं बना था। तो ये स्पाइस ऐसा है कि ये पवित्रता के लिए है। हम जब पूजा करते हैं तो भगवान को पहले हल्दी लगाते हैं, घर में शादी ब्याह होती है तो दुल्हन को हाथ पीले किए जाते हैं, वो होता है। उसके बाद हर घर में जब खाना खाते हैं तो रसोई में इसके सिवा टेस्ट नहीं आती है। हमारे बचपन में आप देखते थे कोई एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं थी, कहीं जख्म हो जाती तो माँ हमें टर्मरिक वहाँ पे भर देती थी। तो इसके काफी सारे ऐसे यूजेस है, विको टर्मरिक आप ग्लो लाने के लिए। उसको पेटेंट कर पाए हैं ये सब वैल्यू एडिशन? हाँ, तो ये जो हमारा स्पाइस था इसके ऊपर क्लेम किया था अमेरिका ने, तो साइंटिस्ट जो है रघुनाथ माशेलकर साहब ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने प्रूव करके दिया कि हजारों सालों से हमारे यहाँ है, आयुर्वेदिक में भी इसका काम होते जा रहा है, और जब हमारा पेटेंट मान्य किया गया, और इसलिए ये जो स्पाइस है ये गोल्डन स्पाइस है। तो इसकी क्रांति, सुवर्ण क्रांति करने हम लोग जा रहे हैं, इसलिए हमने सुवर्ण क्रांति ये किताब निकाला है, और एक अलग तरह की क्रांति हो रही है, और सही मायने में किसानों को फायदा इसलिए हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि पर्यावरण बदलाव से काफी नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, बेमौसम वर्षा हो जाती है, कभी बर्फबारी हो जाती है और फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन ये इसके राइजोम्स जो होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, और इसके अंगीभूत गुण ऐसे है कि ये कीटकनाशक है, तो कीड़े भी इसको नहीं खाते हैं। तो एक अच्छा खासा ऑप्शन हल्दी ये किसानों के लिए है। एब्सोल्युटली। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर समय निकालने के लिए, और आशा है कि आपसे आगे भी बात होगी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चर्चा यहाँ पर करेंगे मसालों पर, और हमारे साथ बेहतरीन यहाँ पर गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं किरणदीप स्वानी स्पाइसेस से, और राजीव शाह हैं एवरेस्ट मसाले से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले प्राइसेस पे ही बात कर लेते हैं। एज एन इंडस्ट्री आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है ये इतनी वॉलेटाइल प्राइसेस को देखना? राजीव, आपसे जानना चाहेंगे पहले। बहुत, अगर आप एक साल में देखें तो कुछ प्राइस, कुछ कमोडिटी के प्राइस तो 3 गुना 4 गुना बढ़ चुके हैं। और जब हमारे जैसी एक ब्रांडेड कंपनी काम करती है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम रोज अब सुबह एक अपना प्राइस बदल कर दें। तो ये एक संकट रहा है इस साल। उम्मीद ये है कि आने वाले कुछ महीनों में ये सब स्टेबल हो जाए, करेक्शन हो जाए, और हमें अगर पहले वाले दाम नहीं तो कम से कम वो दाम दिखाई दे जिससे कंप्लेंट आनी बंद हो जाए, और एक हर चीज का एक सही दाम हो जाए। तो ये साल ये उम्मीद है।
मिस्टर स्वानी, आप कैसे देखते हैं इतनी ज्यादा वॉलेटाइल जब प्राइसेस होते हैं डोमेस्टिक मार्केट्स में, तो प्रॉब्लम है ही, आई एम श्योर एक्सपोर्ट्स को लेके भी काफी दिक्कतें होती होंगी। देखिए जी, जीरा में तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है, Yeah. नो डाउट। तो 200 का भाव 600 हो जाएगा तो असर तो पड़ेगा ही। हल्दी में कोई असर नहीं हुआ, धनिये की एक्सपोर्ट बढ़ गई, चिलीज में 250 से लेके 300 रुपए के भाव होने के बजाय एक्सपोर्ट में कोई कटाव नहीं आई है, और ये तो खुशी की बात है। बाकी मेरी उम्मीद है और मेरा मानना ये है कि आगे चल के एक्सपोर्ट सही चलेगा। आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट में यहाँ पर और ग्रोथ देखने को मिलेगी? देखिए जी, पिछले साल जितनी तो एक्सपोर्ट होनी है। ठीक है, जीरा शायद इतना नहीं होगा, बट अगेन 20-25% कम भी होगा तो ओवरऑल कंट्री की मसालों की एक्सपोर्ट में इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके राजीव, जहां तक इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स का सीन है, इवन एज विद वॉलेटाइल प्राइसेस, किस तरह की ग्रोथ हम देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की एंड ओवरऑल स्पाइसेस एज अ सेक्टर की? ग्रोथ मसाले एक ऐसी चीज है जो हमें सिखानी नहीं है किसी भी उपभोक्ता को कि मसाले कैसे खाने हैं, क्या खाने हैं। ये मेरा जो डर है वो ये है कि अगर हमको सही प्राइस, मतलब जरूरत से ज्यादा अगर इसमें तेजी आ जाती है या स्पेकुलेशन की वजह से आ जाती है, तो इसके साथ साथ मिलावट, एडल्ट्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम भी आनी हो जाती। हम जैसी कंपनियों का तब क्वालिटी पर ज्यादा कंट्रोल आ जाता है कि किस तरह से हम इस पर और कंट्रोल करें, किस तरह से काम करें। और क्योंकि एवरेज जानी जाती है क्वालिटी की वजह से, तो हमें पर्सनली इस कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आई है ग्रोथ में। तो 20-25% के बीच में जो हर साल ग्रोथ आती रहती है, उसमें मुझे इस साल भी कोई डाउट नहीं कि कम आएगी। राजीव, जब इतने सारे स्पाइसेस हैं, इतने सारे ब्लेंडेड स्पाइसेस भी हैं, किस कैटेगरी में आप बेहतर ग्रोथ, बेहतर खरीदारी देखते हैं? ब्लेंडेड स्पाइसेस हमेशा से एक मजबूत ताकतवर हिस्सा रहा है एवरेस्ट का। एवरेस्ट को जानते हैं लोग पहले ब्लेंडेड स्पाइसेस की वजह से, और इसके बाद हम वही ब्लेंडेड स्पाइसेस को हमने जब प्योर स्पाइसेस की ऑफरिंग बहुत सालों पहले जब हमने शुरू किया, तो प्योर स्पाइसेस में भी हमने वही क्वालिटी और ब्लेंड्स, और उसमें भी हर तरीके का कहाँ से मिर्ची लेनी चाहिए, कहाँ से हल्दी लेनी चाहिए, उसकी भी जो गुणवत्ता लाए है क्वालिटी में, उस वजह से मैं बोलूँगा कि हम एवरेस्ट को आज ब्लेंडेड और प्योर दोनों के लिए पहचाना जाता है। और बहुत सारे मार्केट्स हैं अब यहाँ पे, ऑर्गेनिक है, लोग सस्टेनेबिलिटी देखना चाहते हैं। राजीव, तो इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात यहाँ पर करें तो कितनी प्राइस सेंसिटिविटी है और किन ज्योग्राफीज में आप एक बेहतर ग्रोथ आता हुआ देखते हैं? हर तरह का बहुत बड़ा देश है इंडिया, और हर तरह का कस्टमर हमको मिलता है। अगर हर आदमी ऑर्गेनिक खाना शुरू कर देगा शायद तो मसाले कम गिर जाएंगे। तो हमारे पास हम कंट्रोल्ड पेस्टिसाइड, जिसको हम IPM ग्रेड बोलते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। ऑर्गेनिक एक अपने आप में एक समस्या है कि कितना हम पैदा कर पाएंगे, कितना हम ला पाएंगे, लेकिन उसका चलन धीरे धीरे आएगा आने वाले दिनों में। आज की डेट में ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के आज भी हिंदुस्तान में मिलते हैं, और एवरेस्ट वही लेता है। क्या प्राइस सेंसिटिविटी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी मिस्टर स्वानी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, और किन कंट्रीज में एज ऑफ नाउ हमारी अच्छे एक्सपोर्ट्स हैं? क्या आप और भी बाजार देख रहे हैं? देखिए जी, प्राइस को लेके मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा असर नहीं हुआ है। सिर्फ जीरे में। पर जीरे में भाव भी तो 3 गुना हो गए हैं ना। दूसरे स्पाइसेस पे खास कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और देखिए, अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें, उनकी रेगुलेशंस भी काफी स्ट्रिक्ट हैं। पेस्टिसाइड्स है और फलाना ढुमकाना सब कुछ है। वहां पे प्राइस मायना नहीं रखती। अगर आप यूरोप में देखो
यूरोप में बायर्स यही कहते हैं यार कि माल आए, पास हो जाए, मेरे को उससे मतलब है। कोई क्वालिटी की फरियाद नहीं है, कोई कलर की फरियाद नहीं है, कोई फरियाद नहीं है, बस माल पास होना चाहिए। राजीव, एक और चीज है जो मार्केट में, एंड इन एवरी सेक्टर हमने ये होता हुआ देखा है कि और कंपनीज और स्टार्टअप्स, बहुत सारी चीजें आई हैं, एवरेस्ट बीइंग अ स्टेबल ब्रांड, पर आपको भी डू यू फील द हीट ऑफ कंपटीशन समटाइम्स? नॉट रियली। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी सेगमेंट है और बहुत बड़ी मार्केट है। अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का जो कन्वर्जन हो रहा है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि जितने लोग और अच्छे आएंगे और ताकतवर लोग आएंगे, जुड़ेंगे और इसका प्रचार करेंगे, शायद इंडस्ट्री और बढ़ेगी। तो मुझे ये कहीं पर दिक्कत नहीं दिया कि देखा मैंने कि किसी कंपनी के आने से या किसी नए स्टार्टअप के आने से किसी को भी दिक्कत आई। ओके, बिकॉज आप दोनों बिजनेसेस में हैं, ये चीज आप दोनों से ही जानना चाहेंगे। मिस्टर स्वानी, आपसे पहले जो ये इतनी ज्यादा प्राइस वॉल्टिलिटी हमने क्रॉस बोर्ड आते हुए देखी है, यहाँ से अब आने वाले 3 से 6 महीने एज अ बिजनेसमैन आप कैसे विजुअलाइज करते हैं? देखिए जी, मेरा मानना ये है, आई कुड बी रॉन्ग, कि प्राइसेस आज पीक पे आ चुकी है। ओके, जीरे स्पाइसेस कमोडिटी वाइज जाते हैं। जीरे में मेरे ख्याल से 10% से ज्यादा और बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। हल्दी मेरे हिसाब से अब यहीं पे रहेगी, 5-10% अप डाउन होगा। मिर्ची में जनवरी तक भाव घटने ही चाहिए। फसल अच्छी आ रही है, बाकी कुदरत के हाथ में है। धनिया टू अर्ली, अभी नवंबर में फसल लगेगी, भाव खराब नहीं है तो फार्मर्स लगाएंगे जरूर। प्रोडक्शन में कोई फर्क इतना नहीं खास पड़ेगा और प्राइस में स्टेबिलिटी रहेगी। हाँ, एक वर्ड ऑफ कॉशन में, जिंजर में मेरा ख्याल है कि अगले साल आपको काफी ऊंचे भाव देखने पड़ेंगे सूंठ में। राजीव, व्हाट्स योर सेंस? मेरा ये मानना है कि कम से कम स्पाइसेस में हिंदुस्तानी गृहिणी या घरों से ज़्यादा कोई और नहीं समझ पाता दुनिया में कि स्पाइसेस कैसे होने चाहिए, और हमें समझ है प्रोडक्ट की, और इसलिए मैं बाकी सारे फैक्टर को पीछे रखता हूँ। मैं क्वालिटी को सबसे आगे रखता हूँ, और अगर हम राइट क्वालिटी, राइट प्रोडक्ट हर समय मार्केट में दिया जाए तो एक आध साल अच्छा बुरा आ सकता है प्राइसों को लेकर, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। बाकी तो मैंने पहले ही कहा आपको कि करेक्शन बहुत जल्द 5-6 महीनों में आ जाएगा और हम एक स्टेबल मार्केट की तरफ देखेंगे 6 महीने। बिकॉज आप मार्केट पार्टिसिपेंट से यहाँ पर इंटरैक्ट करते हैं राजीव, चाहे वो फार्मर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, काफी सारे बीच में देयर इज अ बिग सप्लाई चेन, वैल्यू चेन यहाँ पर। तो जो ये मूवमेंट है प्राइसेस में, आपको क्या लगता है कहाँ से आती है और कैसे इसके ऊपर काम किया जा सकता है? कंप्लीटली सप्लाई डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई पर ही पूरा मामला था, और एक्सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्वानी साहब ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद भी 70% कंजम्पशन हिंदुस्तान का है, 20-30% एक्सपोर्ट डिसाइड होता है कि रेट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, बट इट इज़ ऑलवेज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। मिस्टर स्वानी, कभी ऐसा होता है कि इंडियन मार्केट्स में प्राइसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ जाती है? मनीषा जी, इस साल तो हुआ है जी, और मैं दोबारा जीरे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मई और जून में चाइना की इतनी डिमांड आई थी जीरे के लिए कि उसी को लेके व्यापारियों ने भाव आसमानी सुल्तानी कर दी। अब चाइना की डिमांड थोड़ी कम हो गई है, उनकी खुद की फसल आ गई है, तो मार्केट अब स्टेबल हो गई है। अगर उनकी डिमांड चलती रहती तो भगवान जाने क्या भाव होते आज। ऑलराइट, अब फाइनल क्वेश्चन आप दोनों से ही, अब यहाँ से ओवरऑल स्पाइसेस सेक्टर की किस तरह की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिहाज से, चाहे वो डोमेस्टिक है या फिर एक्सपोर्ट है, ईयर ऑन ईयर किस तरह की ग्रोथ है इंडियन मार्केट्स में स्पाइसेस को लेकर? आई थिंक पहले डोमेस्टिक का तो ये बता दें। नहीं, मैं तो मानता हूँ कि देयर इज नो लुकिंग बैक, अच्छा ही होना है। पर राजीव, हाउ है पिछले 5-10 साल कैसे रहे हैं? क्या हमने पर हर साल यहाँ पर ग्रोथ आते हुए देखी है, इन स्पाइट एंड डिस्पाइट? हर साल 12 से 15% ओवरऑल इंडस्ट्री बढ़ी है। ओके, कुछ प्लेयर्स कम बढ़ते हैं, कुछ प्लेयर्स ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ गुड स्पीड। और आने वाले दिनों में इसका कोई अलग नहीं होना है और अच्छा ही होना है। ओके, सो 12 से 15% तो डिसाइडेड है, क्या उसके ऊपर हम आता हुआ देखते हैं? और मनीषा जी, मेरा मानना ये है कि एक्सपोर्ट्स में भी 10 से 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आनी ही चाहिए। ओवरसीज कंजम्पशन बढ़ रही है ना। ऑलराइट, तो प्राइसेस यहाँ से स्टेबलाइज हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रोथ है सेक्टर की वो यहाँ पर लगातार आगे बढ़ती भी रहेगी। राजीव, मिस्टर स्वानी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर समय निकालने के लिए, अप्रिशिएट। थैंक यू जी। थैंक यू।